वेलकम क्लास 12। तो चलिए बच्चों, अब अपन एक और नया चैप्टर केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, आज तो बच्चों इसके पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगी कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती है। ठीक है, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो फिर चैप्टर आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका मतलब क्या है और इस चैप्टर में हमें करना क्या है। बच्चों देखो, बेसिकली इस चैप्टर में हमें एनर्जी कन्वर्जन पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाना है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाना है। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, यही है हमारा चैप्टर। अब यहां पे दो वर्ड निकल के आते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, और केमिस्ट्री का मतलब है यहां पे केमिकल एनर्जी। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। आया समझ में? तो देखते हैं अपन कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हमको बताएगा कि कैसे हमको ये कन्वर्जन पढ़ना है। पूरा चैप्टर ही कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है बच्चों। ठीक है, देखिए, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है, तब आप यूज करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है भाई, जो डिवाइस है हमारे पास में वो क्या है, वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगी। ठीक है बच्चों, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी वो है हमारे पास में बेटा गैल्वेनिक सेल। क्या है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये दो पार्ट है इस चैप्टर में जो हमें मेजरली पढ़ना है। इसके अलावा एक पार्ट और है और वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो मेजरली हमको ये तीन चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपनी कमांड अच्छी करने के लिए कुछ बेसिक्स टर्म्स का हमारे पास में स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। तो चलिए उन टर्म्स को वन बाय वन हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 टर्म्स आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बेहद ही आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारी पहली बेसिक टर्म है बच्चों वो है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। क्लियर? चलिए देखिए इधर ध्यान से, और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और नोट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, स्पॉन्टेनियस, चलिए देखिए इधर ध्यान से कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह लीजिए या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह लीजिए। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि ऐसी रिएक्शन या ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो, जिसको किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। आया समझ में? क्लियर? उसी को हम स्पॉन्टेनियस, अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रही है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आया समझ में बच्चों? क्लियर? मतलब इसमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, झरना, तो वो क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर से नीचे वो अपने आप गिर रहा है बच्चों। ठीक है, वहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंट खड़ा नहीं है कि पानी को वो नीचे गिरा रहा है, नहीं, वहां पे वो झरना अपने आप गिर रहा है। क्लियर? तो ये क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर हो गई इतनी चीज को कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है ना। अब मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम है, अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर रहा है, मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, सिस्टम है। ठीक है, अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर रहा है तो यहाँ पे डेल जी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये कैसी होगी आपकी, ये होगी नेगेटिव होगी। कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे खुद काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि खुद से काम कर रहा है, इस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं लग रहा है, तो डेल जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल जी यहाँ पे क्या है, डेल जी है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। क्लियर? अब आपका ये सवाल होगा कि गिब्स एनर्जी क्या है, तो चलिए इसको काफ़ी शॉर्ट में समझते हैं। ठीक है,
कि गिब्स एनर्जी क्या है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा बच्चों कि डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ये गिब्स एनर्जी कहते हैं इसको, सिस्टम की फ्री एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आइए इसे एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं अपन। देखिए बच्चों एक एग्जांपल, सपोज मान लीजिए एक आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये है आपका फ्रेंड, अच्छा दिख रहा है आपका फ्रेंड, इसके कान आन भी बना देते हैं अपन, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, और ये हैं आप, ठीक है, ये अपन ने बना दिए आपको, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आपके पास में टोटल 500 रुपीज़ है बच्चों, कितने हैं, 500 रुपीज़ है, ठीक है। अब आपके फ्रेंड को रिक्वायरमेंट है पैसों का, ओके। तो आपका फ्रेंड आया आपके पास और आपसे बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे क्या। अब आपके पास में 500 रुपीज़ ही हैं, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या आप उसको पूरे पैसे दे देंगे, नहीं देंगे। पूरे पैसे अगर आपने दे दिए तो आपके पास में कुछ नहीं बचेगा भाई। आप अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ रुपए तो अपने पास रखेंगे, है ना। तो सपोज मान लीजिए आपने इसकी हेल्प करने के लिए आपने इसको 300 रुपीज़ दे दिए, क्लियर। अब आपके पास में कितने बचे, अब आपके पास में बचे 200 रुपीज़। अब ये 200 रुपीज़ आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। आया बच्चों समझ में। तो अब समझिएगा इसको, आपके पास में टोटल कितना था, देखिए टोटल कितना था, टोटल था आपके पास में 500, ठीक है। तो डेल एच क्या होती है हमारी, ये होती है एंथैल्पी, मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी। ये रही सिस्टम की टोटल एनर्जी, ठीक है। आपने दे कितना दिया उसको, आपने दे दिया उसको 300 रुपीज़ दे दिया बच्चों, ठीक है। मतलब ये कहलाती है सिस्टम की एंट्रोपी, मतलब कि ये रैंडम एनर्जी कहलाती है जो कि सिस्टम यूज़ कर लेता है। आया समझ में, क्लियर। सिस्टम के द्वारा खर्च की गई एनर्जी को बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके पास में कितना दे दिया आपने, 300 दे दिया। अब आपके पास में कितना बचा, आपके पास में बचा अब 200। आप इस फॉर्मूले में लगा करके देख लीजिए, तो जो आपके पास में बचा है, जो आपकी फ्रीडम को मेंटेन कर रहा है, वही आपकी क्या है, एनर्जी। और उसी को हम यहाँ पे सिस्टम की गिब्स एनर्जी बोलते हैं बच्चों। आया समझ में। तो डेल जी, ठीक है, अगर आप निकालना चाहें तो कितनी निकल जाएगी अब आपकी, देखिए ध्यान से। टोटल था 500, खर्च कर दिया आपने 300, बचा आपके पास में 200, ये आ गया, क्लियर। तो सिस्टम जब खुद काम करता है तो गिब्स एनर्जी कम हो जाती है। तो अब इसका मतलब समझिए कि ये वाला जो है, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बच्चों। मतलब कि यहाँ पे सिस्टम की जो खर्च करने की एनर्जी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी तो ये नेगेटिव होता जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आपने कितना 500 था, आपने इसको उधार लेकर के 700 रुपीज़ दे दिया, तो -200 आप पे कर्ज आ गया, है ना। तो आपकी जो फ्रीडम मेंटेन हो रही थी अब वो किस में चली गई, नेगेटिव में चली गई। समझ रहे हैं इस चीज़ को, वो किस में चली गई, नेगेटिव में चली गई, क्लियर। तो सिस्टम जब वर्क करता है तो डेल जी जो होता है, जो सिस्टम की फ्री एनर्जी होती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। आया समझ में, मतलब उसका जो वैल्यू है वो घटने लगता है बच्चों। आया समझ में। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है जिसमें सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है तो सिस्टम की गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगी, क्लियर। चलिए अब आगे समझते हैं और इसको नोट करते जाइएगा। अब समझते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, ठीक है। देखिए अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, या रिएक्शन। देखिए अभी हमने स्पॉन्टेनियस पढ़ा, वो खुद से हो रही थी, मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मतलब ऐसी रिएक्शन जो खुद से नहीं हो सकती, उन्हें करवाने के लिए हमें किसी न किसी एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, उन्हें स्टार्ट करने के लिए, क्लियर। अभी आपने एक एग्जांपल देखा था जिसमें पानी ऊपर से नीचे आ रहा था,
तब क्या हो रहा था, हमें किसी भी एनर्जी मतलब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कोई भी एनर्जी हमें नहीं देना पड़ा था क्योंकि पानी खुद से नीचे आ रहा था। अगर हमें पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है, ठीक है, पानी को नीचे से अगर ऊपर पहुंचाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा, सपोज मान लीजिए कि यहाँ से पानी ये हम पाइप के थ्रू, ये पाइप है हमारा और यहाँ पे एक टंकी है, ठीक है, इस टंकी में अगर हमें पहुँचाना है, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा। क्लियर, और इस मोटर का स्विच भी ऑन करना पड़ेगा। अब मोटर क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगी और पानी जो होगा वो यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा और आपकी टंकी भर जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दिया, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी भी दिया। मैकेनिकल कैसे, मोटर का स्विच हमने चालू किया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर ने अपना काम करी, ठीक है। तो इस वजह से पानी कैसा गया, नीचे से ऊपर गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ी। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस सिस्टम में हमें क्या करना पड़ा कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा काम कराना पड़ा, उसको एनर्जी देनी पड़ी, मतलब सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ी उसको स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल जी होगा आपका वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। बच्चों क्लियर हो गई इतनी चीज़, समझ में आ गया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और यहाँ पे लिखते हैं हम रिडक्शन। अगर ये प्रोसेस दोनों साथ में हो रही है तो क्या कहेंगे, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लास 11th में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे, है ना। चलिए, तो ऑक्सीडेशन देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आप पढ़ के आए हैं और यही इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और इसका डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपकी इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है उस एलिमेंट का। ठीक है, चलिए अब रिडक्शन के लिए देखें तो रिडक्शन, अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ गेन हो रहा होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा होगा बच्चों, डिक्रीमेंट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, डिक्रीमेंट हो रहा होगा। क्लियर। अब देखिए सर, हमें ये तो पता चल गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का क्या है, देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कह लीजिए आप इसको, या ऑक्सीडेशन नंबर कह लीजिए, ठीक है, सेम है। क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन द बॉन्डेड एटम। ठीक है, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। क्लियर, लेकिन एटम बॉन्डेड स्टेट में होना चाहिए, अकेला नहीं। अगर एटम अकेला है तो उसके ऊपर चार्ज 0 रहेगा। सपोज मान लीजिए कि जैसे जिंक है, तो जिंक का जो चार्ज होगा, ठीक है, या फिर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में रहेगा, अकेला रहेगा बिल्कुल, तो इसके ऊपर चार्ज 0 रहेगा। क्लियर। चलिए, अब इसको बॉन्डेड स्टेट में होना, अगर ये ZnSO4 ऐसा है, ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, अब इसके ऊपर चार्ज देखिए, अगर SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th और 11th दोनों में है ये चीज़, है ना। तो जिंक इसको बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर +2 चार्ज रखेगा, है ना। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 2 हो गई, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया 2, या ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहेंगे कि इसकी कितनी हो गई,
2 हो गई, ठीक है। तो यही बच्चों जब ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में घटता या बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का हम पता लगाते हैं। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन होगा। समझ गए इतनी चीज़ को। अब एक एग्जांपल के ज़रिए, एक रिएक्शन के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए देखिए इधर ध्यान से। अब एक रिएक्शन लेते हैं बच्चों, जिंक प्लस CuSO4, ठीक है, ये आपका सॉलिड, ये आपका एक्वस, रिएक्ट कराया हमने। अब जिंक ज़्यादा पावरफुल होता है, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा उसकी जगह पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnSO4 और कॉपर बाहर हो जाएगा बेचारा, ठीक है, अकेला पड़ गया वो, है ना। तो सर जिंक भी तो अकेला ही आया था, ये ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। चलिए अभी देखिए, ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, मतलब अकेला है जिंक। और अभी मैंने आपको बताया कि जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। जब अकेला रहेगा तो 0। एटम का चार्ज हमेशा देखा जाता है, लेकिन शर्त ये है कि वो बॉन्डेड स्टेट में होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर तो एक एटम का ही निकाला जाएगा, पूरे इसका नहीं निकाला जाएगा कि पूरे कंपाउंड का अपन ने निकाल लिया, ऐसा नहीं निकाला जाएगा, एक एटम का ही निकलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर एटम अकेला है तो उसका चार्ज 0 रहेगा। आया समझ में। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटेल में समझना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर एक अलग से ही वीडियो आपके लिए बना दूंगा बच्चों, क्लियर। चलिए देखिए इधर ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे कॉपर का अगर हम देखें तो SO4 अभी अपन ने देखा कि -2 होता है, तो ये कितना लेकर के आया होगा, +2 लेकर के आया होगा, तभी तो ये न्यूट्रलाइज हुआ और कंपाउंड बना, है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब ये कंबाइंड स्टेट में आ गया। जिंक पहले अकेला था, अब कंबाइंड स्टेट में आ गया, मतलब बॉन्डेड स्टेट में आ गया। तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, अब इसके ऊपर +2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए SO4 के पास में होता है -2, तो इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, या न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए ये अपने पर +2 चार्ज लेकर के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉपर के ऊपर +2 था, अब इसके ऊपर आ गया 0, ठीक है। तो पहले इसके पास में +2 था, अब इसके पास में कितना हो गया, 0 हो गया। आया समझ में, क्लियर बच्चों। चलिए अब एक चीज़ बताइए, ये 0 से पहुंचा है बेटा किस पे, ये देखिए 0 से किस पे पहुंचा है, ये +2 पे पहुंचा है, ये देखिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना। सर ये भी तो एक डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इसका लॉस भी हुआ है। देखिए ध्यान से, इसका क्या हुआ है, लॉस भी हुआ है। जिंक ने क्या किया है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है। आया समझ में, तब जाकर के SO4 से ये रिएक्ट कर पाया है, क्लियर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कॉपर के ऊपर +2 था, अब +2 से ये किस पे चला गया, 0 पे चला गया। तो क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो गया। पहले इसका कितना था, +2 था, है ना, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर इसका, अब क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो डिक्रीमेंट हो गया मतलब रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया, है ना। अच्छा, रिडक्शन मतलब सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉपर 2+ निकला, यहाँ से कॉपर 2+ निकला होगा। अब कॉपर 2+ ने क्या किया कि जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसको इसने गेन किया और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ध्यान से, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। आ गई इतनी चीज़ समझ में, क्लियर। तो दोनों तरीकों से, दोनों डेफिनेशन को मैंने क्लियर करके बता दिया आपको कि कैसे होगा ऑक्सीडेशन, कैसे होगा रिडक्शन। बच्चों अगर इस चैप्टर को में आपको कमांड अच्छी करनी है, अच्छे समझना है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इसके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। आया समझ में। तो आपको मैंने ये बता दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हिसाब से भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचान सकते हैं। जब किसी रिएक्शन में ये दोनों साइमल्टेनियसली होती है ये रिएक्शंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। पूरे सेल में अपन को यही पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसको आपने कर लिया होगा, अब इसको मैं रब करता हूँ, है ना, नोट्स बनाया करो,
बेस्ट होता है। चलिए देखिए इधर ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझते हैं आप, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये होता है एक सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन? आयोनिक सॉल्यूशन होता है, आयोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख लीजिए तो NaCl, ठीक है, ZnSO4, ठीक है, CuSO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है, ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक सॉल्यूशन, जो आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, क्लियर। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये कंडक्टिविटी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को परमिट करता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट का यही काम होता है। अपन सेल में जो है ना, जो आपने कंटेनर वगैरह ऐसे देखे होंगे, ये कंटेनर, ठीक है, ये सेल रहते हैं, तो इस सेल में जो सॉल्यूशन आप डालते हो उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बेटा। यहीं पे इलेक्ट्रोलाइट डला रहता है, यही है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए? क्लियर, उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये एक आयोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, इलेक्ट्रोलाइट की दो कैटेगरी होती है। इलेक्ट्रोलाइट ये दो टाइप का होता है बच्चों। ठीक है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके सर, ये स्ट्रॉन्ग वीक, देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, डिसोसिएट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और जो 100% डिसोसिएट ना हो पाए, मान लीजिए 40% हुआ, ठीक है, 40% हुआ, 20% हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है, अगर सर 80-90 हुआ तो भी बेटा वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 100% अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। क्लियर, मतलब ये समझ लीजिए आप कि ये 50% से हमेशा ग्रेटर रहेगा, 50% से ग्रेटर रहेगा, और ये 50% से कम रहेगा। समझ में आया? क्लियर, तो इनका जो परसेंटेज है डिसोसिएशन, क्लियर, वो कितना रहेगा? लेस देन 50%, और इसका क्या रहेगा? ग्रेटर देन 50% रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, DOD। ठीक है, इससे भी हम पता लगा लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है समझ में? जैसे DOD अगर हम देखें तो 100%, 1, अगर 1 से कम है, ठीक है, तो वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और 1 है तो वो कितना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर, DOD का मतलब ये होता है बेटा, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर, देखिए डिसोसिएशन जैसे आपने सॉल्यूशन में डाला ना, कितना आपने डाला और कितना वो टूटा, कितना वो ब्रेक हुआ। भाई आपने अगर ZnSO4 डाला है, ठीक है, तो जिंक कितना टूटा और SO4 कितना टूटा। ठीक है, अगर दोनों 100% डिवाइड हो गए, 100% डिसोसिएट हो गए, तो वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। आया समझ में? क्लियर। और अगर वो नहीं टूट पा रहे हैं, मान लीजिए आपने 100% डाला और वो सिर्फ 25% ही ब्रेक हो पाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसमें आता है HCl, ठीक है, और H2SO4। ठीक है बच्चों, ये। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो इसमें आता है हमारा एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। क्लियर, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं। क्लियर, तो इलेक्ट्रोलाइट समझ लिया हमने, उनके टाइप्स भी समझ लिए। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोड।
क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, क्लियर। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये मेटेलिक रॉड होती है बेटा। क्या होती है? मेटेलिक रॉड, ठीक है, मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है। काम क्या करती है ये अपनी सरफेस पे, मतलब ये सरफेस प्रोवाइड करती है बेटा, सरफेस प्रोवाइड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के लिए, ठीक है। सरफेस प्रोवाइड करती है, मतलब इलेक्ट्रोड मेटेलिक रॉड होती है, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके की रहती है। ये देखिए, ये आपने लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या है? सरफेस देती है बच्चों, अपने सरफेस को यूज़ करने देती है। किसके लिए? कि इस मेरी सरफेस पे आप क्या कर लो? ऑक्सीडेशन कर लो और रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस किस पे होते हैं? इसी रॉड पे होते हैं बेटा। इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। आया समझ में कि हम क्या करते हैं? ये रॉड जो रहती है ना, इसी पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हुए देखते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब ये जो इलेक्ट्रोड है, इसकी भी दो कैटेगरी है बच्चों। देखो इधर ध्यान से, इलेक्ट्रोड, इसकी भी दो कैटेगरी है। कौन कौन सी? एक है हमारे पास में एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, और दूसरा है हमारे पास में इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? कि ये अपनी सरफेस तो देगा ही देगा, साथ साथ बोलेगा कि मैं भी रिएक्शन में पार्ट लूँगा। जैसे होता है ना बच्चों, कई बार आपने मोहल्ले में अगर क्रिकेट खेला होगा, तो अगर कोई बैट लेके आ रहा है तो क्या बोलेगा? भाई मेरा पहले बैटिंग होगी क्योंकि बैट मेरा है ना? है समझ में? तो बिल्कुल वही सिस्टम यहाँ पे भी होता है कि रॉड बोलती है, मतलब इलेक्ट्रोड बोलता है, अगर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो बोलेगा मैं अपना सरफेस भी दे रहा हूँ और मैं रिएक्शन में पार्ट भी लूँगा। आया समझ में? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है? सरफेस तो देता ही देता है, सरफेस तो देगा ही, और साथ ही साथ में क्या करेगा? रिएक्शन में पार्ट भी लेगा, ठीक है। टेकिंग या फिर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट भी करेगा, ठीक है। मेरा बल्ला पहले मेरी बैटिंग, ऐसा वाला सिस्टम कौन करेगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड पे, है ना, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इनर्ट से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इनर्ट मतलब किसी से रिएक्ट ना करने वाला। इनर्ट का मतलब यही होता है कि जो किसी से रिएक्ट ना करे, लेकिन ये सरफेस जरूर प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब ये सरफेस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, बट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ये पार्ट नहीं लेगा। अच्छा, तो सर एक्टिव इलेक्ट्रोड के फिर एग्जाम्पल क्या होंगे और इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो देखिए इधर ध्यान से, इसके जो एग्जाम्पल है, आप यूज़ करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, आप यूज़ करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब ये अपनी सरफेस तो देंगे ही देंगे, लेकिन रिएक्शन में भी पार्ट लेंगे, है ना। सर रिएक्शन में पार्ट लेंगे मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पे आयोनिक सॉल्यूशन डला है, ठीक है, ये इसके साथ में भी रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे या करेंगे इसके साथ में रिएक्ट। आया समझ में? मतलब इस सॉल्यूशन के साथ में यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, इसके साथ में ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन जो भी होगी उसमें आपका इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा, और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्लियर? इनर्ट इलेक्ट्रोड सरफेस बस दे देगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर लो, लेकिन हम आपको, मतलब हम रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और ऐसा कौन करता है?
ऐसा करता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्लैटिनम करता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अगर आप प्लैटिनम मेटल की रॉड डालें तो वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कराती है जिसपे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, लेकिन वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में समझने के लिए, क्योंकि पूरा खेल आपको इलेक्ट्रोड से ही खेलना है। ओके, कोई भी सेल आप पढ़े, आप इलेक्ट्रोड के बारे में पहले पढ़ेंगे इसलिए। ठीक है, चलिए हो गया ये चीज़, नोट कर लिए। अब पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलिए बच्चों देखिए इसको ध्यान से कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या। इलेक्ट्रोड आपने समझ लिया, अब पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। ठीक है, पोटेंशियल देखिए, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल कब जनरेट होता है बच्चों। पोटेंशियल जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किसके कारण? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। मतलब पोटेंशियल जैसी चीज़ फिजिक्स में डिफाइन नहीं है, एनर्जी जैसी चीज़ फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ बेटा, एनर्जी डिफरेंस डिफाइन है। ठीक है, क्लियर? और पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना आता है उसी को हम एज अ पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपकी ये मेटालिक रॉड है जिसको हम अभी इलेक्ट्रोड पढ़ के आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाला है सॉल्यूशन। ओके, सपोज मान लीजिए ये जिंक की रॉड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट, ये डाल दिया है हमने। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते जाएगी और ये जो रॉड है ये नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी। ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये जो सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते जा रहा है। मतलब इधर देखिए जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो आयन हैं ये निकल के कहाँ जाएंगे? इस सॉल्यूशन में जाएंगे और इस सॉल्यूशन को बढ़ा देंगे। तो देखिए ध्यान से, Zn2+ आयन जाते जा रहे हैं, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा होते जाएगा आपका? ये पॉजिटिव सॉल्यूशन बनता जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो चार्जेस का क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। सेपरेशन आयंस का हो गया बच्चों। ठीक है, किसका हो गया? आयंस का यहाँ पे सेपरेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके कारण आता है? ये आता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ आयंस, इसके कारण ये आता है पोटेंशियल। अब ये देखा जाता है रॉड पे, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि सेपरेशन के कारण कितना पोटेंशियल आया इस पे, उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ आयन ये होता है। क्लियर हो गई इतनी बात कि क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? यहाँ पे जिंक क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट SO4, ये वाला जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव होता जाएगा, ये नेगेटिव होता जाएगा, तो क्या होता जाएगा? आयंस का सेपरेशन हो जाएगा और यही आयंस के सेपरेशन के कारण इस पे पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये भी किसके कारण आया? ये भी तो डिफरेंस के कारण आया ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। अगर दोनों बराबर हो जाते तो ये क्या हो जाता? न्यूट्रल हो जाता, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा पता है, ये रॉड खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि निकलते जा रहे हैं ना, इसमें से आयंस निकलते जा रहे हैं और इसका वेट लूज होता जाएगा। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं 3 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, यहीं से हम काफ़ी कुछ जानेंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट समझ जाते हैं ये वाला बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट पे आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं। ठीक है, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। अब बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो पहले इतना नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट 1 क्या कहता है। देखिए इधर ध्यान से,
एक्सपेरिमेंट 1 में एक कंटेनर है हमारे पास में, और इस कंटेनर में क्या किया हमने कि यहाँ पे जिंक की रॉड लगाई, ठीक है, और इसको हमने डिप किया, ठीक है। देखिए अब पूछेंगे आप कि सर ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? कोई भी कर सकता है बेटा, ठीक है। अब ये बहुत पहले हुए हैं ये एक्सपेरिमेंट, है ना, बहुत पहले हुए हैं, ठीक है। अब जिसने किया होगा ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, आया समझ में? देखो इधर ध्यान से। तो अब उसने क्या किया, उसने देखा कि जिंक की रॉड को उसने कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला। अब जैसे ही डाला तो उसने देखा कि जिंक के जो आयन्स है वो निकल निकल के सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं, और ये रॉड है ये नेगेटिवली चार्ज होती जा रही है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। और धीरे 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 क्या होते जा रहा है कि इस रॉड का वेट कम होता जा रहा है। क्या होते जा रहा है? वेट कम होते जा रहा है। मतलब ये देखिए कुछ ऐसा, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ समय बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब वो आए और उन्होंने देखा कि ये रॉड तो ख़त्म ही हो गई बच्चों, ठीक है, मतलब वो पूरी ख़त्म हो गई क्योंकि पूरे तरीके से घुल गई इसमें, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन का लेवल है ये बढ़ चुका था, ठीक है, और इसमें से हीट निकल रही थी। क्या निकल रही थी? हीट निकल रही थी, ठीक है। और ये सॉल्यूशन इनको गर्म भी दिखा, ठीक है, एनर्जी निकल रही थी। तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे हुआ क्या, तो उन्होंने एक गणित लगाया। गणित मतलब यहाँ पे दिमाग लगाया बच्चों। कैसे? कि जिंक ने क्या किया कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। क्या किया? लूज़ किया। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ध्यान से, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर। फिर उसके बाद में कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर ने क्या किया? यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, Cu2+ ने, और कॉपर में कन्वर्ट हुआ ये, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, पहले ये जो सॉल्यूशन था बच्चों ये ब्लू कलर का था, फिर धीरे धीरे ये क्या होता गया? कलरलेस होता गया। आया समझ में? तो इन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया, यहाँ बैठे आदमी ने ऑब्ज़र्व किया कि यार ऐसा हो कैसे रहा है, ठीक है, और इन्होंने एनर्जी का भी दिमाग लगाया। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए कि इस रिएक्शन का, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं भाई, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों के मोशन से जो एनर्जी डेवलप हो रही है, जो हीट निकल रही है, इसको यूज़ किया जाए, है ना। तो बोले कैसे यूज़ करेंगे इसको? तो देखते हैं यहाँ पे। अब की बार इन्होंने क्या किया कि फिर से एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया। इस बार इन्होंने क्या किया कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। किसका लिया? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और कॉपर की रॉड डाली। क्या डाली? कॉपर की रॉड डाली, ठीक है। और इन्होंने देखा क्या? रिएक्शन ही नहीं हुई, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो कॉपर था वो कम रिएक्टिव था जिंक से, तो वो जिंक को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाया। आया समझ में? मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई। फिर जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब ये, ठीक है, मिस्टर एक्स नाम दे दो उसको, ठीक है। तो फिर मिस्टर एक्स ने ये सोचा कि एक काम किया जाए कि इस बार थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए। कैसा? बोले अब हम 2 कंटेनर लेते हैं। ये देखो, अब हम थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं, क्योंकि इनको एनी हाउ इसको, इस केमिकल एनर्जी को, ये जो केमिकल एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 कंटेनर लिए। एक कंटेनर में जिंक लिया और एक कंटेनर में कॉपर लिया। क्या लिया? कॉपर लिया। अब की बार इन्होंने थोड़ा सा दिमाग एडवांस लगाया। जिंक को जिंक के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कराया और कॉपर को कॉपर के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कराया, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिप कराया, क्लियर। और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर से, ये। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि खाद दो बल्ब लगा करके भी देखा होगा, ठीक है। कई सारी बुक्स ये कहती है कि गैल्वेनोमीटर लगाया, कुछ बोलते हैं बल्ब लगाया। हम आपको बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर देख लीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बल्ब लगाए, गैल्वेनोमीटर लगाए, है ना। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है?
अभी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लूज़ करता गया, लूज़ करता गया, लूज़ करता गया, लूज़ करता गया, ये देखो लूज़ किया, ये देखो लूज़ करता गया, और लूज़ करते करते क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया। अब यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों को एक पाथ मिल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होने लगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव हुए, गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो कर दिया बच्चों। क्या शो कर दिया, डिफ्लेक्शन शो कर दिया। और जैसे ही डिफ्लेक्शन शो किया तो पता चला कि करंट है। ठीक है, क्लियर हो गया, करंट है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, आयंस निकल निकल के आते जा रहे थे, तो एक समय ऐसा आया कि ये रॉड फिर से ख़त्म हो गई। ये आया, रॉड ख़त्म, सर्किट बंद। आया समझ में, सर्किट क्योंकि कंप्लीट ही नहीं है। आया समझ में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते गए। अब कॉपर में क्या हुआ, यहाँ से Cu2+ आयन निकल निकल के इस रॉड पे चिपकने लगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होने लगे। तो जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन को देखा कॉपर 2+ ने, तो वो कहते हैं ना लालच आह लप लप, तो फटाक से जा करके ये यहाँ पे चिपक गए। ये देखो यहाँ पे जा करके ये Cu2+ चिपक गए, Cu2+ चिपक गए। और ये जो रॉड थी ये कैसी हो गई, अब ये हो गई मोटी, इसका साइज बढ़ गया। ठीक है, लेकिन ये तो ख़त्म ही हो गया, अब सर्किट बंद हो गया। तो इनका ये जो एक्सपेरिमेंट 2 था, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। और ये जब इन्होंने 2 रॉड लेकर के किया, ये था आपका एक्सपेरिमेंट 2, ये हो गया फेल। ठीक है, अब देखिए उसको फेल कहना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कामयाब हो गई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और पॉलिश किया जाए, थोड़ा और एडिटिंग किया जाए इसमें। आया समझ में, क्लियर। तो अब यहाँ पे ये तो था इनका सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने, मिस्टर एक्स ने फिर से दिमाग लगाया और सोचा कि यार ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो इसके फेलियर्स का इन्होंने पता लगाया कि क्या इसके फेलियर्स थे। तो इन्होंने देखा कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इस पॉजिटिव सॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट कम होता जा रहा है और ये वाली रॉड बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना सर्किट को कंप्लीट किया जाए, क्यों ना सर्किट की न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा जाए, सर्किट को, ठीक है, न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा जाए। तो इन्होंने फिर दिमाग लगाया। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट 3 के ऊपर। चलिए देखिए इधर ध्यान से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से यही काम किया। देखिएगा ये, इस बार इन्होंने फिर से जिंक की ही रॉड लिया। ये जिंक की ही रॉड है आपकी, ठीक है, ये जिंक और कॉपर, ये रहा, ये रही कॉपर रॉड आपकी। ठीक है, और यहाँ पे ZnSO4 और यहाँ पे CuSO4, ये ठीक है। और इस बार यहाँ पे इन्होंने डाला सॉल्ट ब्रिज, ये डाला सॉल्ट ब्रिज, और इस जिंक को कनेक्ट किया इस बार गैल्वेनोमीटर से, ये रहा। ठीक है, क्या डाला बच्चों इस बार इन्होंने इस बार डाला सॉल्ट ब्रिज, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी खासियत बता देता हूँ कि सॉल्ट ब्रिज की क्या खासियत है ना। ये आपका हो गया होगा, मिस्टर एक्स को मिटा देते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। सॉल्ट ब्रिज, चलिए देखिए इधर ध्यान से, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। देखिए ये एक अगर पेस्ट का बना हुआ जेली टाइप का यू ट्यूब शेप होती है बेटा। ठीक है, क्लियर, यू ट्यूब शेप की होती है। ये कैसी होती है, यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड है ये। ठीक है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है ये। ठीक है, अगर पेस्ट की बनी होती है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पे KCl डाल सकते हैं। इसमें क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ठीक है, KCl, ठीक है, HCl, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरे रहते हैं बेटा। ठीक है, और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भी इसमें भरा रह सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम KCl या HCl को यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा रहता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे KCl डला हुआ है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसका काम क्या होता है,
मतलब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सर हमको यही जानना है कि अगर इसको सर्किट में लगाया गया है तो इसका काम क्या है, क्या काम कर रहा है ये। तो समझिएगा यहाँ पे ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है ये, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, मेंटेनेंस, ठीक है। चलिए, तो सर ये पहले हमको बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है ना। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये लगा दिया है सॉल्ट ब्रिज, तो KCl आएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पे Cl आएगा और Cl इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट लेकर के आएगा। Cl आएगी तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फिर बढ़ेगा नहीं, है ना। तो अगर ये बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, सर्किट न्यूट्रल रहेगा। क्लियर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। और यही काम करने ये यहाँ आएगा। क्लियर होता है इतना चीज़, ठीक है। और सर्किट को कंप्लीट भी करता है, क्योंकि पहले जब इन्होंने किया था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं था बच्चों। आया समझ में, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा ही पा रहे थे बस, और कुछ नहीं। आया समझ में। चलिए देखिए इधर ध्यान से, तो अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, लगा दिया है हमने। अब क्या होगा कि जिंक जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा बच्चों, ये देखो ये लूज़ किया इन्होंने इलेक्ट्रॉन, ये रॉड नेगेटिवली हुई, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि Zn2+ आयन निकल के कहाँ जाएंगे, ZnSO4 में जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब यहाँ पे Cl की एंट्री होगी। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज अपना काम करेगा और Cl यहाँ पे आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम करने की कोशिश करेगा और इसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव आएगा, मतलब पोटेशियम आएगा, और पोटेशियम क्या करेगा कि यहाँ पे इसको मेंटेन करके रखेगा, मतलब यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेगा। क्लियर, आया समझ में। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नेगेटिवली चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे आते जाएंगे, ये देखो इस रॉड पे आते जाएंगे, तो कॉपर 2+ लेने के लिए पहुंचेगा यहाँ पे, तो कॉपर चिपकेगा, तो जिसकी वजह से ये क्या होते जाएगा, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कम होता जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए कौन आएगा, पोटेशियम आएगा बच्चों। आया इतना समझ में। तो यहाँ पे KCl क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। एक तो सर्किट कंप्लीट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रख रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब गैल्वेनोमीटर कंटिन्यूसली डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। आया समझ में, क्लियर। अब देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जिंक की रॉड कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो ये और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, देखिए जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वही टर्मिनल आपका क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, एनोड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई देगा, ये समझ जाइएगा कि वो टर्मिनल आपका एनोड है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ऐसे ही याद रखना है कि जहाँ ऑक्सीडेशन वहाँ एनोड। ठीक है, क्लियर। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर 2+ गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, देखिएगा ध्यान से, तो कॉपर 2+ गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को और कन्वर्ट हो रहा है Cu। ठीक है, क्लियर। सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सॉलिड वाली रॉड पे जाके चिपक रहा है। पहले ये क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था ये। ठीक है, तो ये देखो ये एक्वस से किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि देखिए यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। क्या
क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जहाँ पे रिडक्शन होगा आपका वो वाला टर्मिनल आपका कहलाएगा कैथोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। आया समझ में, मतलब जहाँ रिडक्शन वहाँ कैथोड। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, कैथोड मतलब रिडक्शन। क्लियर, आया समझ में। अच्छा अब इधर देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट जो होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। आया समझ में, क्लियर हो गई इतनी चीज़, ठीक है। तो ये था थर्ड एक्सपेरिमेंट विच इज़ सक्सेसफुल, विच वॉज सक्सेसफुल। आया समझ में, क्लियर। तो अब हमको चैप्टर में यही पढ़ना है बच्चों, आया समझ में। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो हमने पढ़ा ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है, ये एक डैनियल सेल है आपका, ठीक है। क्या है ये, डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल हमको पढ़ना था, तो समझिएगा ध्यान से, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है डैनियल सेल। इसको डैनियल सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जिंक और कॉपर को यूज़ कर लिया, इसलिए ये जो हमने पूरा पढ़ा है बच्चों ये क्या है, डैनियल सेल है। क्या है ये, डैनियल सेल को हमने पढ़ लिया, ठीक है। जो कि कैसा है हमारा, जो कि है हमारा एक गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल क्या करता है बच्चों, गैल्वेनिक सेल काम करता है, सर आपने बताया था कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आया समझ में। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसी को पढ़ने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल को ही पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लियर। तो अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है तो गैल्वेनिक सेल का वर्किंग फंक्शन बिल्कुल यही है, जो मैंने समझाया ना बिल्कुल यही है बच्चों। आया समझ में, क्लियर। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था इससे डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल मिला, क्योंकि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई गई। आया समझ में। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम गैल्वेनिक सेल को देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड डे, जो भी है, ओके, गुड नाइट।